एग्जाम में जब एक साल बचा रहता है तो हम लोग काफी ज्यादा हाई रहते हैं कॉन्फिडेंस में, बहुत ज्यादा प्लानिंग की जाती है और ये रहता है कि इस बार वील रॉक द एग्जामिनेशन, हम एग्जामिनेशन को फोड़ देंगे। पर जैसे जैसे समय आगे बढ़ता जाता है और एग्जाम की डेट पास आने लगती है, वैसे वैसे हमारा जो कॉन्फिडेंस है वो थोड़ा सा डाउन होने लगता है। और ऐसा नहीं कि हम पढ़ नहीं रहे हैं, आप लोग पढ़ाई करते हैं पर कॉन्फिडेंस नहीं आता है। और जब एग्जाम में 2 या 3 महीने बचे रहते हैं तो कुछ ऐसी स्थिति हो जाती है कि पढ़ रहे हैं, सो रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सो रहे हैं, पढ़ जा रहे हैं, सो जा रहे हैं, पर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, स्ट्रैटेजी नहीं समझ में आ रही है। पढ़ाई बहुत कर रहे हैं पर आखिर के 2 महीने या आखिर के 2.5 महीने में क्या स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए, किस तरीके से चीजों को पढ़ना चाहिए, स्मार्टली कैसे पढ़ना चाहिए, ये चीज समझ नहीं आती और हम भटके भटके घूमते हैं। और जब एग्जाम का टाइम आता है ये लगने लगता है कि यार कॉन्फिडेंस आ नहीं रहा है, कंफ्यूजन हो रही है, एंजाइटी होने लगती है, डिप्रेशन में लोग आने लगते हैं। और एंड में क्या होता है, जिस दिन एग्जाम रहता है या तो आप पैनिक कर जाते हैं या तो आप एग्जाम स्किप कर जाते हैं। तो अगर आपकी भी सेम स्थिति है, क्योंकि अगर यूपीपीएससी की बात करें तो ऑलमोस्ट 2 महीने बचे हुए हैं, क्योंकि 14 मई को आपका प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन है, तो वो वैसी वाली स्थिति आ गई है जहां पे थोड़ी सी एंजाइटी हो रही होगी, थोड़ा सा पैनिक हो रहा होगा और समझ नहीं आ रहा होगा कि कैसे हम आगे के जो 2 महीने हैं उनको प्लान करें। अगर आपकी ये स्थिति है तो आप बिल्कुल सही वीडियो पे आ गए। नमस्कार साथियों, मेरा नाम ऋषभ सिंह है एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन स्टडी IQ पीसेस प्लेटफॉर्म। और आज हम डिस्कस करेंगे कि आपकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए 2 महीने, जो आखिर के 2 महीने बचे हैं उनको क्रैक करने के लिए। तो 2 महीने की क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए आपकी, आइए एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो ये समझिए कि कौन से वो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं जो आपको क्वालिफाई करवाएंगे यूपीपीएससी के प्रीलिम्स। तो अगर हम सब्जेक्ट वाइज जाएं तो हिस्ट्री, पॉलिटी, साइंस, ज्योग्राफी, एनवायरमेंट, इकोनॉमी और करंट अफेयर्स, और इसमें अगर हम इंक्लूड कर दें यूपी स्पेशल को तो ये दोनों ही, चाहे हम नेशनल लेवल के करंट अफेयर्स की बात करें और यूपी स्पेशल की भी बात कर रहे हैं, अगर ये 7 सब्जेक्ट्स अगर इन पे आपकी कमांड है तो आप इजिली उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का जो एग्जामिनेशन है उसको क्लियर करेंगे और जो भी आपकी डिजायर्ड पोस्ट है उसको आप अचीव कर सकते हैं और 2023 में अचीव कर सकते हैं। क्योंकि ये मत सोचेगा कि अब समय जो है वो कम हो गया है, 2 महीना है, सफिशिएंट है। अच्छे से अगर प्रिपेयर करेंगे, स्ट्रैटेजी बना के प्रिपेयर करेंगे तो बहुत इजीली आपका जो प्रीलिम्स है वो क्लियर हो जाएगा। प्रीलिम्स के बाद आपका मेंस भी क्लियर होगा, मेंस के बाद आपका इंटरव्यू भी क्लियर होगा, इसकी गारंटी, इसका कॉन्फिडेंस आप जरूर रखिएगा। तो हम आज के वीडियो में हम सारे टॉपिक्स को समझेंगे एक एक टॉपिक करके। क्योंकि देखिए, अगर हम उत्तर प्रदेश पीसीएस की बात करें तो इसमें जो कंपटीशन है वो बहुत ज्यादा हाई रहता है, क्योंकि इसमें यूपीएससी वाले लोग भी बैठते हैं, अदर स्टेट्स वाले भी लोग भी बैठते हैं, इसलिए जो कंपटीशन है वो बहुत हाई लेवल पे है। अगर हम यूपीपीएससी की बात करें तो आपकी जो स्ट्रैटेजी होनी चाहिए वो भी वैसी होनी चाहिए ताकि आप इजीली कंपटीशन को बीट कर सकें। इस वजह से अब ये जो 2 महीने बचे हैं, देखिए 2 महीने में इसलिए काउंट कर रहा हूं क्योंकि पूरा मार्च और पूरा अप्रैल, ये जो 4-5 दिन आपके फेब के बचे हैं उसको मैं काउंट नहीं कर रहा हूं, और जो 10-12 दिन मई के हैं उसको भी मैं काउंट नहीं कर रहा हूं, क्योंकि एग्जाम से एक हफ्ता पहले वो थोड़ी सी एंजाइटी होने लगती है, वो थोड़ा सा एक नर्वसनेस होने लगता है, उसमें बहुत ज्यादा चीजें हो नहीं सकती हैं। तो इस वजह से मैं ये मान के चल रहा हूं कि 2 महीने ही है हमारे पास, पूरा मार्च है और पूरा अप्रैल है। तो इन 2 महीनों में आपको अब आराम से नहीं, अब आपको रेस की तरह भागना है, यानी कि आप किसी रेस में भाग रहे हैं, आप किसी रेस में कंपीट कर रहे हैं और आपको फर्स्ट आना है, यानी कि आपको मेरिट लिस्ट में आना है। तो आपको उस तरीके से प्रिपेयर करनी है। अगर आप इस तरह से स्लो मोशन में प्रिपेयर कर रहे हैं कि थोड़ा सा पढ़ रहे हैं, फिर सो रहे हैं, फिर घूम के आ रहे हैं, फिर पढ़ने आ रहे हैं, तो अगर आप ये करते आ रहे हैं तो इसको 2 महीने के लिए छोड़ दीजिए, क्योंकि एग्जाम करीब आ गया है और एग्जाम आप तभी क्रैक करेंगे जब आप अच्छी सी मेहनत करेंगे, प्रॉपर स्ट्रैटेजी के साथ करेंगे। तो अब हम एक एक करके सारे सब्जेक्ट्स को देखेंगे। मैंने आपको बता दिया कि इंपॉर्टेंट 7 सब्जेक्ट्स हैं, उन 7 सब्जेक्ट्स को मिला के आपके 150 क्वेश्चंस आते हैं और उन 150 क्वेश्चंस के जो मार्क्स होते हैं टोटल होते हैं आपके 200 मार्क्स। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हिस्ट्री की, क्योंकि हिस्ट्री सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट माना जाता है और इसमें अराउंड आपके समझ लीजिए कि 20 से 25 क्वेश्चंस आते हैं। अब अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री में आपके तीन तरह की हिस्ट्री है। एक आपकी एशियंट हिस्ट्री है, फिर आपकी आती है मिडीवियल हिस्ट्री और फिर आपकी आती है मॉडर्न हिस्ट्री। ये 3 है। अब देखिए, जो फोकस होना चाहिए वो आपका मॉडर्न हिस्ट्री पे होना चाहिए, क्योंकि देखिए इस समय जो 2 महीने बचे हुए ना, आपको अपने जो सोर्सेज हैं उनको पूरी तरीके से लिमिट करना है। जितने कम
जितना लिमिटेड सोर्सेज आप पढ़ेंगे और जितना ज्यादा रिवाइज करेंगे, जितनी बार एक चीज को बार बार पढ़ेंगे, उतना आपका कॉन्फिडेंस हाई होगा और उतना ज्यादा आपको लगेगा कि हाँ मेरी जो नॉलेज है वो होल्ड है। क्योंकि देखिए कॉन्फिडेंस कब आता है? कॉन्फिडेंस तब आता है जब आपको लगता है ना कि आप में आपने जो पढ़ा है वो आपके दिमाग में होल्ड है। और वो होल्ड कैसे होगा? जब आप एक ही चीज को बार बार पढ़ेंगे। तो मॉडर्न अगर हिस्ट्री की हम बात करें, आप या तो स्पेक्ट्रम पढ़ सकते हैं। अगर आपने स्पेक्ट्रम पढ़ी, स्पेक्ट्रम में भी आपको चैप्टर वाइज सारी चीजें नहीं पढ़नी, क्योंकि ये बहुत ज्यादा मोटी किताब है। इसके जो टेबल्स हैं, हर चैप्टर के बाद टेबल्स बने हुए हैं, हर चैप्टर के बाद टेबल्स बने हुए हैं। आप उन टेबल्स को सिर्फ जो जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं आप उनको पिक करिएगा। पूरा चैप्टर पढ़ने की जरूरत नहीं है, पूरा आपका टाइम वेस्ट होगा और आप कंफ्यूज भी हो जाएंगे। तो अगर आपको स्पेक्ट्रम करनी है, आप सिर्फ जो चैप्टर के बाद जो टेबल्स दिए रहते हैं आपको सिर्फ उनको रिफर करना है। और आप चाहे अगर आपको स्पेक्ट्रम नहीं कवर करनी है, आप स्टडी आईक्यू की मॉडर्न हिस्ट्री की किताब है, कंसाइज वे में आपको आती है, एक तरह से रिवीजन के फॉर्म के लिए बनाई गई है। आपको कंसाइज फॉर्म में आपको स्टडी आईक्यू की जो बुक है मॉडर्न हिस्ट्री की, आप उसको भी रिफर कर सकते हैं। आपकी चॉइस है, मैं किसी को ये नहीं कह रहा हूं कि आपको यही लेना है, आपकी पूरी फ्रीडम है। जो जिस बुक पे आपको ट्रस्ट है आप उस बुक को कर सकते हैं। और इसके बाद आपको घटना चक्र सॉल्व करनी रहेगी। घटना चक्र सॉल्व करनी रहेगी। देखिए घटना चक्र क्या है ना, घटना चक्र जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हुए हैं उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के, जितने भी एग्जाम्स होते हैं ना, सिर्फ यूपीपीएससी नहीं होता, और डिफरेंट जो भी एग्जाम्स होते हैं उनके जितने भी कंपाइलेशंस हैं वो आपको घटना चक्र में मिल जाएगी। तो आपको क्या करना है, आपको या तो स्पेक्ट्रम रेफर करिए या तो स्टडी है कि जो आपके वेले आप उसको एक बार कर लीजिए। उसके बाद आपको घटना चक्र से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और एशियंट और मिडिवल हिस्ट्री आपकी घटना चक्र से कवर हो जाएगी। क्योंकि क्वेश्चंस अगर हम यूपीपीएससी की बात करें तो रिपीटेड आते हैं। तो जितना ज्यादा आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, लास्ट के 2 महीने की आपकी स्ट्रैटेजी पढ़ाई से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने में होनी चाहिए। जितने ज्यादा आप क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे उतना आपको चीजें पता चलती चली जाएंगी और आपको यह पता चलेगा कि अच्छा ऐसे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। क्योंकि अगर आप सिर्फ बुक्स पढ़ते चले जा रहे हैं, अब एशियंट हिस्ट्री के लिए अगर आप आर एस शर्मा पढ़ रहे हैं, मीडियम हिस्ट्री के लिए कोई पर्टिकुलर ऑथर की बुक पढ़ रहे हैं, तो वो इस वक्त बहुत ज्यादा हेक्टिक हो जाएगा और आपको कंफ्यूजन हो जाएगी। तो इधर उधर मत भटकिए, सीधा स्ट्रेट में बताया मैंने आपको, या तो आप स्टडी आईक्यू की बुक रेफर कर लीजिए या तो स्पेक्ट्रम में भी आपको सिर्फ जो चैप्टर्स के बाद टेबल्स हैं वो करना है। उसके बाद घटना चक्र में जितने भी क्वेश्चंस आए हैं पूरा घटना चक्र सॉल्व कर लीजिए। हिस्ट्री से 20 से 25 क्वेश्चन में, देखिए ये नहीं कह रहा हूं कि आप सारे 25 से 25 क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, पर हाँ 19-20 क्वेश्चन आप इजीली टैकल कर सकते हैं। और अगर 25 क्वेश्चन हिस्ट्री में आ रहे हैं उसमें अगर आप 20 क्वेश्चन कर ले रहे हैं तो ये अच्छा खासा एक फेयर अमाउंट ऑफ नंबर ऑफ क्वेश्चंस है। तो ये रहा आपका हिस्ट्री टैकल। क्योंकि हिस्ट्री से कुछ ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जिसका आंसर बहुत लोग नहीं दे पाते हैं और उसके आप तरफ जाने की जरूरत नहीं है। आपको 25 क्वेश्चन अगर हिस्ट्री में आ रहा है तो आपका टारगेट होना चाहिए कि आप एटलीस्ट 18 से लेके 20 क्वेश्चन तक आप सही करें। और ये जो मैंने बताया है अगर आप उसको फॉलो करेंगे तो वो उसके चांसेस है कि आप उसको सही कर सकते हैं। और मैं ये भी बता दूं कि ये सिर्फ ओनली स्ट्रैटेजी नहीं है, अगर आपकी खुद की भी कोई स्ट्रैटेजी चल रही है तो आप उसको फॉलो करिए। पर अगर इस वीडियो के बाद आपको लग रहा है कि हाँ आप कुछ ऐड ऑन कर सकते हैं अपनी एग्जिस्टिंग स्ट्रैटेजी में, तो जरूर से उसको भी अप्लाई करिएगा। क्योंकि इस वीडियो को ऑब्जेक्टिव बनाना ही ये है कि आपके जो 2 महीने बचे हैं आप उसको कितना फ्रूटफुली यूटिलाइज कर सकते हैं, ताकि 14 मई को आपका जो प्रीलिम्स है वो बहुत ईजिली निकल जाए। अब सेकंड सब्जेक्ट की बात करेंगे, वो आता है साइंस। साइंस में मान लीजिए कि आपसे अराउंड 15 से 20 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और कुछ नहीं। अब देखिए साइंस में आपको कुछ नहीं करना है, साइंस में आपको सबसे पहले ल्यूसेंट पढ़ लेनी है। ल्यूसेंट पतली सी बुक होती है, इसको आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पढ़ लेना। उसके बाद आपको जंप कर जाना है घटना चक्र पे। घटना चक्र पे जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं, घटना चक्र में जितने भी क्वेश्चन साइंस के दिए गए हैं आपको उनको बहुत अच्छे से टैकल करना है। क्योंकि क्या है, घटना चक्र इज द फॉर्म ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कंपाइलेशन, जहां आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल रहे हैं। आप जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाएंगे 10 साल 15 साल 20 साल और डिफरेंट एग्जामिनेशन के, क्योंकि यूपीपीएससी बहुत सारे डिफरेंट एग्जामिनेशन कंडक्ट कराती है। आपकी आरओ हो गया, एआरओ हो गया, फिर आपका लोअर पीसीएस हो गया, बहुत सारी चीजें। जहां जहां उत्तर प्रदेश के जो भी एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस आए हैं आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व करिए। और ये नहीं कि 4 साल 5 साल 10 साल 15 साल 20 साल जितने भी पुराने क्वेश्चंस हैं उनको देखिए, क्योंकि क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। यूपीपीएससी के प्रीलिम्स की अगर बात करें तो क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। क्योंकि साइंस में आपका टेक वाला पार्ट इसमें ज्यादा नहीं पूछा जाता, टेक वाला पार्ट आपका मेंस में पूछा जाता है। इसमें साइंस अगर हम यूपीपीएससी के प्रीलिम्स की बात करें तो इसमें बेसिक साइंस रहती है, जो हम लोग 10th और 11th में पढ़ते थे उस तरह का साइंस रहता है। तो आपको
इस वजह से ल्यूसेंट में जो भी आपके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आप उसको कवर कर लीजिए। उसके बाद घटना चक्र या कोई भी पब्लिकेशन जहां पे आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का पूरा बैंक मिल जा रहा है, आप उनको सॉल्व करिए। जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आपको एडिशनल नॉलेज मिलती चली जाएगी। उस जो एडिशनल नॉलेज में आपको मिल रही है आप उसको भी हैंड्स ऑन या पिक ऑन करते चले जाइए, तो आपके क्वेश्चंस भी सॉल्व हो रहे हैं, एक्स्ट्रा नॉलेज भी मिलती चली जा रही है, और इस तरह करके आप प्रॉपरली, चाहे वो हिस्ट्री हो चाहे वो साइंस हो, आप इजिली क्लियर कर सकते हैं। और इसमें भी आपकी क्रोनोलॉजी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, आपको इंपॉर्टेंट देनी है आपकी बायोलॉजी को, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन साइंस में बायो से आते हैं। बायो के बाद आपको केमिस्ट्री पे फोकस करना है, उसके बाद आपको फिजिक्स पे फोकस करना है। तो क्रोनोलॉजी ये है कि सबसे ज्यादा बायो पे इंपॉर्टेंस देनी है, बायो के बाद देन यू हैव टू गो फॉर केमिस्ट्री एंड इन द लास्ट यू हैव टू गो फॉर फिजिक्स। अब ये कह रहा हूं कि फिजिक्स लास्ट में पूछा जाए तो ये मत सोचिएगा अच्छा फिजिक्स में क्वेश्चन ही नहीं आते हैं। क्रोनोलॉजी मतलब इंपॉर्टेंस सबसे ज्यादा आपको सबसे पहले बायो कवर करनी है, फिर आपको केमिस्ट्री कवर करनी है, फिर फिजिक्स कवर करनी है, कवर तीनों करनी है, पर सबसे पहले ये क्योंकि ज्यादा क्वेश्चन बायो से आते हैं, देन यू विल मूव टू केमिस्ट्री एंड इन द लास्ट यू विल मूव टू फिजिक्स। तो ये है आपकी साइंस की स्ट्रैटेजी। अब पॉलिटी की बात करें, देखिए पॉलिटी से 15 से 20 क्वेश्चंस आते हैं, और पॉलिटी के डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। कई बार आर्टिकल्स से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, डायरेक्टली आर्टिकल दे देगा, कोई भी पर्टिकुलर आर्टिकल दे देगा, आपको बताना होगा कि वो आर्टिकल किससे रिलेटेड है। या फंडामेंटल राइट से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, गवर्नर से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, प्रेसिडेंट से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स से ज्यादा पूछे जाते हैं, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली से पूछे जाते हैं, सेंटर स्टेट रिलेशन से पूछे जाते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिससे हर साल क्वेश्चंस आपके पॉलिटी के आते ही आते हैं, और बहुत ज्यादा डीप नहीं आते, आप इसको टैकल कर सकते हैं। अब देखिए, अगर आपने लक्ष्मीकांत नहीं पढ़ी है तो आप लक्ष्मीकांत अब मत लेके बैठिएगा। अगर आपने पहले पढ़ी हुई है तो आप रिवाइज कर सकते हैं, अगर नहीं पढ़ी तो अभी मत लेके बैठिएगा, क्योंकि अब आपके पास समय नहीं है, आपको अब रिवीजन करना है। या तो आप घटना चक्र मैंने आपको बताया कि आप इससे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, नहीं तो स्टडी आईक्यू की ही आपकी पॉलिटी की बुक आती है जिसमें कंसाइज वे में, देखिए कंसाइज वे में आपको इस वक्त क्या चाहिए, आपको इस वक्त चाहिए कंसाइज वे में, जितना आपको कंसोलिडेटेड फॉर्म में आपको चीजें मिल जाएं, तो आप इसको भी रिफर कर सकते हैं। आपकी विल है, मैं नहीं कह रहा हूं कि आपको यही लेना है, आपकी विल है, अगर आपको ट्रस्ट है तो आप लीजिए, नहीं तो अगर आपने लक्ष्मीकांत कवर किया हो तो एक बार उसको क्विक रिवीजन कर लीजिए, और रिवीजन करने के बाद आपको जंप करना है घटना चक्र पे, क्योंकि घटना चक्र में मैंने आपको बताया है कि क्वेश्चंस बैंक आपको मिल जाएंगे, और जितने ज्यादा आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जितने ज्यादा आप क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे, उतने आपके चांसेस हैं कि आपकी जो नॉलेज है वो बढ़ती चली जाएगी, और 14 मई के जो आपका एग्जाम है वो आप उसको इजीली टैकल या क्रैक कर सकते हो। तो पॉलिटी में अगर आपने लक्ष्मीकांत पढ़ी है तो उसको एक बार रिवाइज करने के बाद आप घटना चक्र कर लीजिए। अगर आपका पॉलिटी में नहीं आपने लक्ष्मीकांत पढ़ी तो आप स्टडी आईक्यू की बुक रिफर कर सकते हैं, ये कंसोलिडेटेड फॉर्म में है, आपको फैक्ट्स भी मिल जाएंगे, साथ ही साथ कॉन्सेप्ट भी मिल जाएंगे, तो आप इसको इजिली कवर कर सकते हैं, और उसके बाद आपको क्वेश्चंस लगाने हैं। दैट्स इट। पॉलिटी में इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। अगर आपने इतना कर लिया है तो पॉलिटी के जो 15-20 क्वेश्चन है आप उनको बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी से भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। ज्योग्राफी की बात करें तो ज्योग्राफी 2 पार्ट्स में है आपका, एक है इंडियन ज्योग्राफी और आपका सेकंड जो है वो आपका फिजिकल एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी है। इंडियन ज्योग्राफी के लिए आपको कुछ नहीं करना है। इंडियन ज्योग्राफी के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ क्लास 11th की एनसीईआरटी आती है, क्लास 11th की एनसीईआरटी आती है, क्लास 11th की एनसीईआरटी आती है, आपको सिर्फ इसको रिफर करना है। इंडियन ज्योग्राफी इससे बाहर नहीं आएगा। यूपीपीएससी, मैं यूपीपीएससी के प्रीलिम्स की बात कर रहा हूं, इससे बाहर नहीं आएगा। एक एक लाइन, और इस बुक की आपकी एक एक लाइन, लाइन बाय लाइन आपको पढ़ना है। यू हैव टू रीड दिस बुक लाइन बाय लाइन, एक भी लाइन आप मिस नहीं करेगा, क्योंकि इससे लाइन से क्वेश्चंस उठा लिए जाते हैं। तो इंडियन ज्योग्राफी पतली सी बुक है, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, एक हफ्ता मैक्सिमम आप इसको खत्म कर लीजिएगा। एक हफ्ते से पहले भी आप खत्म कर सकते हैं इंडियन ज्योग्राफी, इससे आराम से आपका टैकल हो जाएगा। फिर जो फिजिकल और वर्ल्ड ज्योग्राफी की बात है, अगर हम फिजिकल और वर्ल्ड ज्योग्राफी की बात करें तो इसमें आपको जितने ज्यादा क्वेश्चंस आप लगा सकते हैं, जितने ज्यादा आप पीवाईक्यूज लगा सकते हो, मैंने आपको बताया कि घटना चक्र में आपको पूरा कंपाइलेशन मिल जाएगा, जितना आप लगा सकते हो फिजिकल और वर्ल्ड ज्योग्राफी का आप उतना ज्यादा लगाइए। फिजिकल या वर्ल्ड ज्योग्राफी के लिए कोई बुक्स लेके मत बैठ जाइएगा, कोई अगर आप मोटी बुक लेके बैठ जाएंगे आप कंफ्यूज हो जाएंगे, और कंफ्यूजन लीड्स टू केओस, और इस वक्त केओस की तरफ आपको नहीं जाना है। आपको जितना आप सिंप्लीफिकेशन की तरफ जाएंगे, जितना आप अपनी प्रिपरेशन को सिंप्लीफाई करते चले जाएंगे, उतना आप इजीली जो आपकी मंजिल आप वहां पहुंच सकते हैं, क्योंकि जिग जैग करके जाएंगे
तो मुश्किल है कि आप मंजिल पे पहुंचे, पर आप एक स्ट्रेट पाथ पर चलेंगे, स्ट्रेट पाथ पर चलेंगे तो चांसेस हैं कि आप बहुत इजीली जो 14 मई को आपका एग्जाम होने वाला है आप उसको क्लियर कर सकते हैं। तो ज्योग्राफी में, इंडियन ज्योग्राफी के लिए यू हैव टू रीड दिस बुक NCERT of class 11th, and after that for physical and world geography you have to solve questions as maximum as you can from PYQs। वो आप घटना चक्र को रिफर कर सकते हो जहां भी आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल रहे हैं, और वो लास्ट 5 इयर्स 10 ईयर 15 ईयर 20 ईयर जितने भी कंपाइलेशंस आपको मिल रहे हैं आप उसको कवर करिए, क्वेश्चन सॉल्व करिए। क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मैं इसलिए आपसे बोलता हूं क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, एक तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चंस कैसे पूछे जा रहे हैं, और साथ ही साथ जब उस क्वेश्चन को आप उसका सोल्यूशन देखेंगे तो आपको ऑटोमेटिक उसकी नॉलेज भी मिल जाएगी। तो जो चीज आप मोटी मोटी बुक से पढ़ेंगे वही चीज आप क्वेश्चन सॉल्व करके जो कंसाइज नॉलेज है वो आप प्राप्त कर सकते हैं, एंड दैट इज कॉल्ड स्मार्ट वर्क। स्मार्ट वर्क एंड हार्ड वर्क, इसका कॉम्बिनेशन के साथ एग्जाम क्रैक होता है। ना ही सिर्फ स्मार्ट वर्क से काम चलता है और ना ही आप सिर्फ हार्ड वर्क, आपको पेपर का पैटर्न नहीं पता, आप सिर्फ पढ़ते चले जा रहे हैं, तो वो भी एक अच्छी स्ट्रैटेजी नहीं है। इस वजह से मैं बार बार आपसे बोला हूं कि जो भी एक बार आप बुक रिफर करने के बाद आपको क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा लगाने हैं। यह आपकी ज्योग्राफी का लास्ट है। आपका नेक्स्ट है आपका एनवायरमेंट। एनवायरमेंट में भी आपके 15 से 20 क्वेश्चन आते हैं और इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ये, इसमें आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जितने PYQs आप लगा सकते हो ये आपको घटना चक्र में मिल जाएगा। जितने आप PYQs लगा सकते हो लास्ट 15 से 20 साल में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं आप उनको आराम से सॉल्व करिए। इससे बाहर आपका एनवायरमेंट से नहीं आएगा। और मोटी मोटी किताब लेके मत बैठ जाइएगा, चाहे दृष्टि की हो चाहे शंकर IAS की किताब हो, इस वक्त मत लेके बैठेगा क्योंकि इतनी ज्यादा मोटी किताब आपको पढ़ने में 1-1.5 महीना लग जाएगा। फिर रिवाइज कब करेंगे, और सब जब तक आप कंप्लीट करेंगे, आपने कोई मोटी किताब पढ़ी, आपको 1 महीना लगा पढ़ने में, 1 महीना लगा रिवाइज करने में, जब आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि अब एनवायरमेंट क्लियर हो गया है तो पता चलेगा कि 14 मई भैया निकल गया है, अब अगले साल के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हैं। आप किस साल के प्रिपरेशन कर रहे हैं, नेक्स्ट ईयर के लिए आप फिर अच्छे से होलिस्टिकली प्रिपेयर कर रहे होंगे। पर अगर आपको 14 मई को एग्जाम क्रैक करना है तो आप कुछ बहुत बड़े, कुछ मोटी किताब लेके अभी मत बैठिएगा। तो ये एनवायरमेंट में आपको सिर्फ और सिर्फ घटना चक्र पे फोकस करना है। जितने क्वेश्चंस इसमें आपको दिख रहे हैं, जितने क्वेश्चंस आपको मिल रहे हैं, जितने भी क्वेश्चंस आपको मिल रहे हैं आप उसको सॉल्व करिए, और इससे बाहर आपका एनवायरमेंट नहीं आएगा। फिर इकोनॉमी की बात करें तो इकोनॉमी से भी आपके 8 से 10 क्वेश्चन आते हैं। इकोनॉमी में आपको क्या करना है, अगर हम इकोनॉमी की बात करें तो इकोनॉमी की अगर हम बात करें तो 2 टाइप होती है। एक आपकी स्टैटिक इकोनॉमी होती है, एक आपकी स्टैटिक इकोनॉमी होती है, और दूसरी आपकी क्या होती है, दूसरी आपकी होती है करंट इकोनॉमी। दूसरी होती है आपकी करंट इकोनॉमी। अब करंट इकोनॉमी के लिए आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ इकोनॉमिक सर्वे और बजट, इंडिया का इकोनॉमिक सर्वे, इंडिया का बजट, और उत्तर प्रदेश का इकोनॉमिक सर्वे और उत्तर प्रदेश का बजट, ये चीज कर लेनी है। आपका करंट इकोनॉमी जो है वो बहुत इजी से हो जाएगा क्योंकि 8 से 10 क्वेश्चन आते हैं तो बहुत ज्यादा टाइम नहीं देना है। आपको टाइम को उस तरह से बाइफरकेट करना है कि जितना ज्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट उसको ज्यादा टाइम, जो थोड़ा सा लोअर साइड पर है उसको थोड़ा सा कम टाइम पर, छोड़ना नहीं है, सबको करना है, सारे सब्जेक्ट्स करने हैं, बस जो टाइम मैनेजमेंट है उसको बहुत अच्छे से मैनेज करना है। तो इकोनॉमी की अगर बात करें तो अगर करंट इकोनॉमी की बात हो रही तो करंट इकोनॉमी के लिए जस्ट यू हैव टू रेफर इकोनॉमिक सर्वे एंड बजट, इंडिया का और उत्तर प्रदेश दोनों का आपका करंट का जो क्वेश्चन है उससे बन जाएंगे। और अगर स्टैटिक इकोनॉमी की बात करें तो स्टैटिक इकोनॉमी में आपकी बुक आती है स्टडी IQ की, इंडियन इकोनॉमी है, कंसाइज वे में आप बहुत इजीली स्टैटिक इकोनॉमी से कवर कर सकते हैं। अगर आपको स्टैटिक इकोनॉमी कवर करनी है तो आप इस बुक से रेफर कर सकते हैं, नहीं तो आपको सिर्फ अगर करंट पे ही जाना है क्योंकि 8-10 क्वेश्चन है, अगर बहुत ज्यादा टाइम लगेगा तो आप सिर्फ करंट इकोनॉमी पे ही फोकस करिए, जो करंट के क्वेश्चन आ रहे इकोनॉमी से, आप उसको क्या करना है, आपको इकोनॉमिक सर्वे कवर करना है, इकोनॉमिक सर्वे के साथ बजट, और दोनों का, इंडिया का भी और साथ ही साथ आपका उत्तर प्रदेश का भी, दोनों इकोनॉमिक सर्वे और बजट, क्योंकि UPPSC में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लेता है आपका बजट से। जो भी स्कीम्स अनाउंस हुई है इकोनॉमिक सर्वे में उन स्कीम्स को तो जरूर से अच्छे से प्रिपेयर करके जाइएगा क्योंकि काफी ज्यादा डिटेल में पूछ लिया जाता है, और यही आपका इकोनॉमी का पार्ट अगर आप ये सब कवर कर लेंगे तो बहुत ईजिली आपका जो इकोनॉमी के क्वेश्चन है, जो 8-10 क्वेश्चन आते हैं वो आप बहुत ईजिली टैकल कर लेंगे। और अगर हम लास्ट सब्जेक्ट की बात करें तो वो है आपका करंट अफेयर्स। अराउंड 30 क्वेश्चंस इसमें बनते हैं, अराउंड 30 क्वेश्चंस इसमें बनते हैं। अगर इसमें हम यूपी स्पेशल को भी इंक्लूड कर देंगे, अगर हम इसमें यूपी स्पेशल को भी इंक्लूड कर देंगे, यूपी स्पेशल को भी इंक्लूड कर देंगे तो अराउंड आपके 30 क्वेश्चंस बनते हैं, अराउंड आपके 30 क्वेश्चंस बनते हैं। इस वजह से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पर अब ये नहीं कि आप सिर्फ करंट अफेयर्स ही करते चले जा रहे हैं, सिलेक्शन आपको स्टैटिक सब्जेक्ट्स ही दिलाएंगे।
करंट अफेयर्स आपको क्या करेगा, करंट अफेयर्स आपको इजीली और क्वेश्चंस एक्स्ट्रा करने में मदद करेगा। पर ऐसे हो कि कुछ लोग क्या करते हैं कि सिर्फ और सिर्फ करंट पे ही फोकस करते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ आपको करंट पे ही नहीं जाना है, स्टैटिक करना है। स्टैटिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्टैटिक के बाद आता है आपका करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर्स की अगर हम बात करें, अगर आप न्यूज़पेपर फॉलो कर रहे हैं, अगर आप न्यूज़पेपर्स फॉलो कर रहे हैं, आपके प्रॉपर नोट्स बने हुए हैं, तो एक बार अपने नोट्स को रिफर कर लीजिएगा। अगर आपने न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा है या आपने बहुत ज्यादा अच्छे से नोट्स नहीं बनाए हैं, तो किसी भी कोचिंग का कोई भी इंस्टीट्यूट जो आपको लगता है कि आपको ट्रस्ट है, आपको उसको भरोसा है, आप उसका कंपाइलेशन को फॉलो कर लीजिए। यानी कि जनवरी 2022 से लेके आपका अप्रैल 2023 तक, अप्रैल 2023 तक, इसमें इस ईयर में जो भी किसी का भी कंपाइलेशन जिसमें आपको लगता है कि वो कंपाइलेशन सही है, बस वो फैक्ट्स वगैरह सही होने चाहिए, आपको इतना होना चाहिए कि वो एक बार चेक कर लें, जो भी कंपाइलेशन आपको लगती है आप उसको रिफर कर लीजिए, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। एक बार फिर से ध्यान लीजिएगा, जैन 2022 से लेके अप्रैल 2023 तक आपको इजीली मार्केट में अवेलेबल हो जाएगी कंपाइलेशंस, इसको कवर कर लीजिए। आपका जो नेशनल लेवल करंट अफेयर्स है वो इससे ज्यादा मिस आउट नहीं होगा, ये आप कवर कर लेंगे होलिस्टिकली, अच्छे से कर लेंगे, तो इससे बाहर चीजें नहीं आएंगी। अब अगर हम यूपी स्पेशल की बात करें, अगर हम यूपी स्पेशल की बात करें, तो यूपी स्पेशल में भी दो आपके पार्ट होते हैं। एक होता है आपका स्टैटिक यूपी, एक होता है आपका स्टैटिक यूपी, एंड दी अदर एक होता है आपका करंट यूपी, कि जो करंट अफेयर्स यूपी के चल रहे हैं। तो जो आप कंपाइलेशन फॉलो करोगे वही उसमें आपको यूपी का भी मिल जाएगा, यूपी का करंट अफेयर्स मिल जाएगा। अब स्टैटिक यूपी में आपको कुछ नहीं करना है, आपको स्टडी आईक्यू की साइट पे आप जाओगे, आपको फ्री में स्टैटिक यूपी जो है वो मिल जाएगा। आप इजीली वहां से जो जो इंपॉर्टेंट चीज है उससे रिफर कर सकते हो। बहुत ज्यादा स्टैटिक यूपी में टाइम मत दीजिएगा, बहुत ज्यादा, क्योंकि बहुत ज्यादा डिटेल्ड नहीं पूछता है यूपी पीएससी की। अगर हम बात करें तो बहुत ज्यादा यूपी स्पेशल पे फोकस नहीं रहता है। पर हाँ, ये गारंटी नहीं है क्योंकि बहुत टाइम से क्वेश्चंस नहीं आ रहे, हो सकता है कि इस साल बहुत ज्यादा आ जाए, तो इस वजह से ऑन अ सेफर साइड आप थोड़ा बहुत यूपी स्टैटिक पे भी फोकस कर लीजिए। तो इसमें आपको क्या करना है, आपको स्टडी आईक्यू की वेबसाइट पर जाना, आपको फ्री में इजिली चीजें मिल जाएंगी, आप उसमें जो जो भी इंपॉर्टेंट नोट्स है आप उसको बना सकते हैं। तो आपका करंट, यूपी का करंट भी हो गया और यूपी का स्टैटिक भी हो गया, आराम से आपका सब कुछ कवर हो गया। तो ये क्या था, ये था आपका होलिस्टिकली जो 2 महीने आपको करना है वो मैंने आपको बताने की कोशिश करी है। और बहुत ज्यादा मैंने सोर्सेज आपको नहीं बताए हैं, बहुत ज्यादा मैंने आपको कुछ ऐसा कुछ नहीं बताया कि आपको ये भी पढ़ना है वो भी पढ़ना है। जितना मैं सिंपल रख सकता था उतना मैं सिंपल रखा हूं, क्योंकि 2 महीने बचे हैं। जितना आप प्रिपरेशन सिंपल करेंगे उतना आपके चांसेस रहेंगे कि आप ज्यादा क्वालिफाई कर सकते हैं, क्योंकि लास्ट के 2 महीने में आपको बहुत सारी चीजें नहीं पढ़नी है। कंफ्यूजन भी हो रहा होगा, आपको लग रहा होगा यार मुझे कुछ नहीं आ रहा, ये भी पढ़ लें वो भी पढ़ लें, नहीं, जो ये मैंने बताया है अगर आप उसको फोकस करेंगे, उसको अच्छे से अगर कर लेंगे, तो चांसेस हैं कि आप एग्जाम जो है वो अच्छे कॉन्फिडेंस से आप अटेम्प्ट करने जाएंगे। इंपॉर्टेंट क्या होता है एग्जाम में, आपका कॉन्फिडेंस होना। नॉलेज तो इंपॉर्टेंट है ही, बट साथ ही साथ कॉन्फिडेंस अगर आपके अंदर नहीं रहेगा ना, तो आपके आते आते क्वेश्चंस मिस हो जाएंगे। कॉन्फिडेंस कैसे आएगा, कॉन्फिडेंस तब आएगा जब आप 2 महीना अच्छे से ग्रिंड किए रहेंगे, अच्छे से घिसे होंगे, और आपने वो जो घिसना है ना वो एक सही डायरेक्शन में घिसे हैं। तो जब वो सही डायरेक्शन में आप घिसे होंगे तो आप एग्जाम के दिन कॉन्फिडेंट रहेंगे, हाँ यार मैंने इतने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, मैंने इंपॉर्टेंट सोर्सेस कवर कर लिए, हर चीज कवर किया है ना यार, अब तो कुछ भी क्वेश्चन आएगा मैं कर लूंगा, क्योंकि क्वेश्चन ही तो है, कुछ और थोड़ी आ जाएगा। क्वेश्चंस आप जो पढ़ के जाएंगे वही आएगा, वही आप एग्जाम में टिक करेंगे और आपके चांसेस हैं कि आप एग्जाम क्लियर कर जाएंगे। तो ये था आपका 2 महीने आपको कैसे अटेम्प्ट करना है। अब देखिए, ये तो मैंने आपको प्रीलिम्स की स्ट्रैटेजी बताई। अब प्रीलिम्स के बाद मेंस भी होता है, मेंस के बाद इंटरव्यू भी होता है। इंटरव्यू बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, मेंस उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो प्री निकालने के बाद अगर आपकी मेंस की तैयारी नहीं है तो वो प्री निकालने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आपको प्री निकाल के कुछ नहीं होगा जब तक आप फाइनल लिस्ट में नहीं आओगे, यू विल नॉट बी एबल टू गेट योर ड्रीम जॉब। तो उसके लिए आपका स्टडी आईक्यू जो है उसका कोर्स है। आप चाहे यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो, साथ ही साथ आप किसी भी स्टेट के हो, चाहे वो यूपी हो, चाहे वो बिहार हो, जेएनके हो, असम हो, उड़ीसा हो या महाराष्ट्र हो, आप इन दोनों को साथ में प्रिपेयर कर सकते हो। क्योंकि प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के बाद आपको मेंस की आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करनी रहेगी, उसके बाद आपको इंटरव्यू पे भी प्रैक्टिस करनी रहेगी, इंटरव्यू में आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट रहेगी। तो वहां पे आपको थोड़ी बहुत गाइडेंस चाहिए। और स्टडी आईक्यू के बारे में क्या कहूं, आप जानते हैं कि बहुत सालों से अगर हम प्रिपरेशन की बात करें स्पेसिफिकली इन यूपीएससी और स्टेट पीएससी, तो एक रेनाउंड नाम है। और मैं अपने से क्या ज्यादा बोलूंगा, आपको पता ही है, इस लाइक कि आप ये हो जाएगा कि आप अमिताभ बच्चन से पूछ रहे हैं कि उनकी एक्टिंग कैसी है। तो स्टडी आईक्यू पे आप ट्रस्ट कर सकते हैं।
और साथ ही साथ जो कोर्स है, आप किसी भी कोर्स में अगर एनरोल हो रहे हैं, अगर आपको पॉकेट फ्रेंडली बजट चाहिए तो आपको कुछ नहीं करना, आपको मेरा कोड इंप्लीमेंट कर देना है। आपको मेरा कोड इंप्लीमेंट कर देना, दैट इज RS लाइव, एंड RS इज नॉट रॉयल स्टैग, ठीक है, रॉयल स्टैग नहीं है। आपको ये कोड इंप्लीमेंट कर देना है, और जैसे ही आप ये कोड, कूपन कोड आप जब लगाओगे तो आपका जो कोर्स है वो 21,999 के अंदर आ जाएगा, यानी कि 21,999 में आपको ये कॉम्बो मिल जाएगा, यूपीएससी और स्टेट पीएससी दोनों का कॉम्बिनेशन। और फिर आप जो आपकी जो ड्रीम आपको एग्जाम है वो आप क्रैक कर सकते हो। क्योंकि देखिए इसके एनरोलमेंट जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, देखिए आपको एजुकेटर और नोट्स वो सब आपको प्रोवाइड होंगे, पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि यहां पे आपको मेंटोर्स मिलेंगे, मेंटोर्स, और जो कि 24/7 अवेलेबल रहेंगे। क्योंकि देखिए ये जो प्रिपरेशन होती है ना, जब हम प्रिपरेशन में आते हैं, जब हम प्रिपरेशन में कूदते हैं, तो हमें जब जैसे जैसे समय आगे बढ़ने लगता है और हमारा कुछ शायद फर्स्ट टाइम में नहीं हुआ या सेकंड टाइम में नहीं हुआ, तो फिर हमें सेल्फ डाउट आने लगता है कि यार ये प्रिपरेशन हमने, इस प्रिपरेशन में कूद के हमने सही किया है कि नहीं किया। क्योंकि आपके जो फ्रेंड्स हैं वो शायद सेटल हो रहे होंगे, कुछ लोग शादी कर रहे होंगे, कुछ लोग ट्रिप्स पे जा रहे होंगे, ठीक है। आपको लग रहा होगा यार, आपको फोमो फील हो रहा होगा, आपको लग रहा हो कि यार मैं क्या कर रहा हूँ, मतलब मैं क्या कर रहा हूँ यार, मैं कर क्या रहा हूँ, मैं यहाँ बैठ के पढ़ रहा हूँ और मेरे जो दोस्त हैं वो सब सेटल होते चले जा रहे हैं, उनकी एक लाइफ में अलग ही प्रॉब्लम चल रही है, मेरी प्रॉब्लम एक करियर की है। और ये सारी चीजें आप ना शेयर नहीं कर सकते, क्योंकि आप पेरेंट्स से नहीं शेयर कर सकते, क्योंकि पेरेंट्स की तो उम्मीदें ही हैं। आप अब उनसे आप जाके बोल देंगे मेरा तो मन ही नहीं लग रहा है, तो उनकी उम्मीद कहीं ना कहीं टूट जाएगी, तो आप उनसे डायरेक्टली बात नहीं कर सकते हैं। और फ्रेंड्स भी ज्यादा नहीं समझ सकते हो, इस वजह से जो यहाँ पे मेंटोरशिप आपको मिलती ना, वो आपको मेंटोर्स बताएंगे कि नहीं आप सही डायरेक्शन में हैं। क्योंकि अगर आपको कुछ अचीव करना है, अगर आपको कुछ बनना है, तो आपको कुछ सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। कुछ किए बिना, ठीक है, कुछ सैक्रिफाइस किए बिना आप कुछ बहुत बड़ा नहीं बन जाएंगे। क्योंकि देखिए ये जो प्रिपरेशन है ना, ये जो मैड रेस है, चाहे यूपीएससी की बात करें, चाहे स्टेट पीएससी की बात करें, इट्स अ मैड रेस। और इसमें जब आप उतरते हैं ना, तो एक गम की शाम होती है, और ये गम की शाम बहुत ज्यादा लंबी होती है। हालांकि गम की शाम खत्म होगी, पर जो गम की शाम है वो बहुत ज्यादा लंबी रहती है। तो उस लंबी गम की शाम में आपको ऐसे लोग चाहिए जो आपको बताएं, आपको गाइड करें। जब आपको लगे ना, जब आप लो ऑन कॉन्फिडेंस है, तो आपको बताएं कि नहीं यार आप सही डायरेक्शन में हो, थोड़ा सा वेट करो, थोड़ा सा पेशेंस रखो, अच्छे गाइडेंस के साथ रहोगे, पेपर क्वालिफाई कर जाओगे। ऐसा नहीं कि आप गलत में आ गए हो। जब होता ना अचानक से रात के 2 बजे नींद खुलती है और लगता है यार कि मैं क्या कर रहा हूं, आप मेंटोर्स को कॉल करिए। आपके अगर लो ऑन कॉन्फिडेंस है, आपको गाइड करेंगे, सही डायरेक्शन में आपको बताएंगे। टीचर्स एजुकेटर्स तो रहेंगे ही, साथ ही साथ ये मेंटोर्स जो 24/7 अवेलेबल रहते हैं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज यही है, गाइडेंस भी आपको मिलेगी, साथ ही साथ ये मेंटोरशिप भी मिलेगी। तो अगर आपको एनरोल होना है तो आपको सिर्फ और सिर्फ मेरा कोड लगा देना है, और जब वो आप कोड लगा दोगे तो आपको इजिली वो 21,999 मिल जाएगा। और वो कोड वो कोड ध्यान रखिएगा, एंड दैट इज RS लाइव, दैट्स इट। सिंपल सा कोड है और कुछ नहीं करना है। RS ये रॉयल स्टैग नहीं है, मैं बार बार बता चुका हूं, कंफ्यूज मत होइएगा। तो ये थी स्ट्रैटेजी 2 महीने की। उम्मीद करता हूं आपको चीजें समझ में आएंगी। कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट में जरूर से पिन करिएगा, क्योंकि मैं अपने जो मेरे ल्यूसेंट की सीरीज चल रही है उसमें मैं बोलता हूं कि आप जितना ज्यादा कमेंट्स करेंगे उतना ज्यादा मुझे समझ में आएगा कि जो हम सीरीज लेके आ रहे हैं कितना ज्यादा आपके लिए यूजफुल है। उसी तरीके से अगर कोई भी आपको डाउट है, चाहे कोर्स से रिलेटेड हो जाए, चाहे जो स्ट्रैटेजी मैंने बनाई है, कोई भी आपको डाउट हो, आप जरूर से कमेंट करिएगा। अगर आपके लिए वीडियो यूजफुल होगा तो भी कमेंट करिएगा कि आपके लिए ये चीज मददगार होगी, क्योंकि कमेंट्स को मैं मॉनिटर करता हूं। तो ये था 2 महीने की स्ट्रैटेजी। उम्मीद करता हूं कि आपको चीजें समझ में आएंगी। अब आपसे मुलाकात करेंगे अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा, मेहनत करते रहिएगा, खुश रहिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।